बच्चों, आज मैं आप लोगों को जर्मनी का एकीकरण बताऊंगा। यूरोप का राष्ट्रवाद जो फ्रांस से जिसकी ज्वाला निकली, वह यूरोप के कई देशों में उस राष्ट्रवाद की भावना पहुंची और जर्मनी भी उससे अछूता नहीं रहा। जर्मनी जो था वह कई राजे रजवाड़ों का प्रदेश था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। वह नार्डिक व ट्यूटन प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते थे। जर्मनी में लगभग 300 राजे रजवाड़ों का प्रदेश था। छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ था। वहाँ पर नार्डिक ट्यूटन प्रजाति के लोग रहते थे। ये लोग आपस में, इनमें किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, परंतु एक पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन ये थे। उनमें एकता की सिर्फ एक बात थी कि वे रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे, और जब तक नेपोलियन ने वहाँ पर रोमन कैथोलिक साम्राज्य को खत्म नहीं किया, पवित्र रोमन साम्राज्य को जब तक उसने खत्म नहीं किया और राइन महासंघ की स्थापना नहीं की, तब तक उनमें एक अंडरलाइन करंट था राष्ट्रवाद की एकता की, और वह था पवित्र रोमन साम्राज्य। यह 1806 ईस्वी तक इसका अस्तित्व रहा। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने इन प्रदेशों को विजित किया और इनको खत्म करके वहां पर राइन महासंघ की स्थापना की। उसके अलावे उनका एक संसद भी था जिसको कि डायट कहा जाता था। इसमें 300 प्रतिनिधि यहाँ वहाँ के भाग लेते थे, सभी राज्यों के, लेकिन उनमें आपसी एकता नहीं थी। संसद के वे सदस्य बने, डायट के वे सदस्य थे, लेकिन एकता नहीं थी। इसके अलावे जर्मनी का जो उत्तरी प्रदेश था, जहाँ की प्रसा और सैक्सनी दो महत्वपूर्ण राज्य थे, बीच में राइन प्रदेश था और नीचे दक्षिण में बवेरिया था। तो उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे। देखिए कितनी वहां पर असमानता थी। उत्तरी इटली में या जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मानते थे, और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक धर्म के लोग अनुयायी थे। यानी धार्मिक एकता भी पूरे जर्मनी में नहीं थी। अब इस परिस्थिति में वहां पर राष्ट्रवाद की जो भावना आगे बढ़ रही थी, उसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, और उस क्रांति का असर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, वह जो विचारधारा थी, वह जर्मनी के अन्य क्षेत्रों में, छोटे छोटे जो राज्य थे, वहां भी वह भावना पहुंच रही थी। उनके अंदर भी राष्ट्रीय एकता की बात पहुंच रही थी। इसके अलावे नेपोलियन ने जो वहाँ पर राइन महासंघ की स्थापना की, जब नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का जब सम्राट हो गया, उसके बाद उसने अपना एक नेपोलियन कोड बनाया, और जिन प्रदेशों पर वह विजित होता था, उन प्रदेशों पर नेपोलियन अपना कोड लागू करता था। वहाँ राजनीतिक और आर्थिक जो प्रशासन वह अपने यहाँ लागू करता था, वह प्रशासन उन क्षेत्रों पर भी लागू करता था जहाँ वह जीतता था। उस नेपोलियन के प्रशासन के खिलाफ भी लोगों के अंदर गुस्सा था, और वह गुस्सा लोगों को एकजुट कर रहा था। अर्थात नेपोलियन ने जाने अनजाने जर्मनी के एकीकरण में मदद किया, क्योंकि नेपोलियन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार लोगों को उतने रास नहीं आ रहे थे। फिर देखें कि और कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अपनी रचना के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा और अपने साहित्य के द्वारा लोगों को उद्वेलित किया। फ्रांस की क्रांति में हम जानते हैं मॉन्टेस्क्यू थे, वॉल्टेयर थे, रूसो थे, दीदरो क्वेंसने थे, तुर्जो नेकर थे। इन लोगों ने अपनी अपनी बात लोगों के सामने रखी। इन्होंने बताया
कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होना चाहिए। इन्होंने बताया कि चर्च की निरंकुशता खत्म होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि राजा की तानाशाही बेकार है क्योंकि राजा एक सामाजिक अनुबंध के द्वारा राजा बना हुआ है, रूसो ने बताया। उसी तरह जर्मनी में भी जो कई विचारधाराएं आ रही थी, जिसमें जो प्रथम थे वे स्टीन थे। स्टीन का विचार था कि यहां पर संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। वो राजतंत्र के खिलाफ नहीं थे। इनका कहना था कि एक चुनी हुई सरकार हो, एक संसद हो, जनता के प्रतिनिधि हो और उसका जो नेता हो वह हमारा शासन करे, उसी को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। ग्रांड फीड जो थे, इनका मानना था कि जर्मनी की जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वह अमूल्य है। अगर हम अपनी संस्कृति का ही पालन करें, हम अपने पीछे की परंपराओं पर ध्यान दें, तो हम में आपसी एकता और भाईचारा बढ़ेगा। तो ये संस्कृति पर विशेष जोर देते थे। कांट जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता का आदर्श लोगों के सामने रखा। ये फ्रांस के प्रबल विरोधी थे। इनका कहना था कि जब तक फ्रांस की दासता से जर्मनी मुक्त नहीं होगा, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। अतः हम लोगों को एकजुट होकर फ्रांस का विरोध करना होगा, और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, फ्रांस को हम पराजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने लोगों को फ्रांस के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। फिक्टे जो थे, ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रवाद दो प्रकार का होता है, उदार राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद। एक व्यक्ति है जो संवैधानिक तरीके से नियम कानून के तहत संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और एक जो होते हैं जो थोड़ा उग्र होते हैं, खून खराबा, मारपीट, इसमें विश्वास करते हैं। तो फिक्टे जो थे, ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इनका कहना था कि शांति से, जैसे कि भारत में भी कांग्रेस में दो दल हो गया था, गरम दल और नरम दल। नरम दल पार्टी प्रेयर और पिटीशन पर चलता था। एक पार्टी होनी चाहिए, सरकार के सामने पिटीशन दीजिए और प्रार्थना कीजिए, यह नरम दल का विचार था। लेकिन जो गरम दल वाले थे, उनका कहना था कि इससे कुछ नहीं होगा, हम लोगों को एक्शन में आना होगा। तो फिक्टे जो थे, ये एक्शन मोड के व्यक्ति थे, उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। हीगेल, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, और बिस्मार्क इन्हीं का समर्थक था। हीगेल का कहना था कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारा जो इतिहास है, अगर हम उसी से उसके पीछे की बातों को अगर हम लोगों को बता दें, अगर इतिहास पढ़ने की परंपरा, इतिहास पढ़ने की ललक अगर लोगों में जागृत कर दें, तो लोग अपना प्राचीन गौरव जान सकेंगे। और जब प्राचीन गौरव जान सकेंगे तो उनमें राष्ट्रीय एकता की बात होगी। क्योंकि आज जितना हम खंड विखंड हैं, आज जितना हम टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, ऐसा पहले नहीं था। क्योंकि एक समय में जर्मनी एक सशक्त देश था। तो इसलिए ये ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के समर्थक थे। अंडर्ट एक व्यक्ति हुए, ये साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी कविता के द्वारा लोगों में जोश भरने का काम किया। अब एक इनका कहना था, अगर आधुनिक कवि की बात करें तो गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवालों तक। अगर दूसरे की शक्ति से कोई पक्षी उड़ना चाहे तो बहुत से बहुत वह दीवाल तक ही उड़ सकता है। गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवालों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। यानी अपने अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, और जब तक वह शक्ति नहीं होगी, वह इस जोश के द्वारा कविता लिखते थे और लोगों को उद्वेलित किया करते थे। लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी भावना इन्होंने पैदा किया। हमबोल्ट एक अलग साहित्यकार हुए। इनकी भी रचनाएं, ये गद्य में लिखा करते थे, इनकी भी रचनाएं लोगों को काफ़ी राष्ट्रवाद के खिलाफ और ये राष्ट्रवाद के समर्थन में और एकीकरण के समर्थन में लोगों को उद्वेलित किया। ये जितनी भी बातें हो रही थी जर्मनी में, वह ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ हो रही थी। क्योंकि इन लोगों को लगता था
कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये दोनों हमको एकीकरण के सूत्र में बांधने में बाधक हैं। इसके अलावे वहां ग्रीम बंधु हुए, दो भाई थे ग्रीम बंधु। इन्होंने बच्चों की कहानियां फेयरी टेल्स के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियां बच्चों के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि यह जो बच्चे हैं इनके मन में अगर राष्ट्रीयता की बात भर दी जाए, इनके मन में जर्मनी के प्रति समर्पण की बात भर दी जाए, तो यही बच्चे आगे चलकर देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। तो फेयरी टेल के माध्यम से इन्होंने अपनी बातों को जनता के सामने रखा। हर्डर एक व्यक्ति थे, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात किया करते थे। इनका कहना था कि जो 300 राज्यों में हम बटे हुए हैं, सबकी संस्कृति कमोबेश एक ही है। अगर हम लोग आपस में सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाएं, हमारी बातें, हमारा जो लोक साहित्य है, हमारी जो नाट्य शैली है, हमारे पूजा पाठ है, हमारी जो विधियां हैं, अगर सभी राज्य मानने लगे तो हम में सांस्कृतिक एकता पनपेगी और हम में एकजुटता की भावना बढ़ेगी। ये सभी विचार वहाँ पर अलग अलग साहित्यकारों द्वारा दिया जा रहा था। इसी तरह हर्डेनबर्ग तथा नोवोलिस, इन लोगों ने भी लोगों को अपना गौरवमय अतीत जानने के लिए प्रेरित किया, उद्वेलित किया। राजा या जो भी राजा का जो शासन था, इन लोगों ने उससे ध्यान हटाकर लोगों को पीछे की ओर झांकने की बात करने का प्रयास किया। और इतिहास हमें यही बताता है। इतिहास हमें बताता है कि पीछे की बातों की अच्छाइयों को ग्रहण करें, उससे सीख लें कि उसने क्या किया, किस कारण से उसका पतन हुआ, या क्या कारण था कि वह इतना समृद्ध साम्राज्य था, आज वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये स्थिति वहाँ पर थी। सिर्फ इतना ही से काम नहीं चला, आगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे विद्यार्थी इसमें आए, कैसे इसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें कि बिस्मार्क का उदय हुआ, और फिर मेटरनिक ने किस प्रकार जर्मनी को तहस नहस करने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि जब नेपोलियन का पतन हुआ 1815 में, तो वियना कांग्रेस हुई थी, और वियना कांग्रेस में मेटरनिक ने अपनी नीति के द्वारा जर्मनी को पूरा अपने अधिकार में रख लिया था। और 1815 ईस्वी से जब तक मेटरनिक जिंदा रहा, 1848 ईस्वी तक, जब तक वो ऑस्ट्रिया का भाग्य विधाता था, 1848 की क्रांति के बाद यह भाग गया ऑस्ट्रिया से। तो इतने साल तक, लगभग 33 साल, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। जो भी राजनीति रही वह मेटरनिक के द्वारा संचालित होती रही, और उस बीच में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सका। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार इन साहित्यकारों, और भी बहुत साहित्यकार थे, ये प्रमुख साहित्यकार हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। इनकी रचनाएं के द्वारा, इन दार्शनिकों के दर्शन के द्वारा, इन बुद्धिजीवियों के विचार के द्वारा जर्मनी में एक एकीकरण की भावना आगे बढ़ रही थी। जर्मनी के एकीकरण में बुद्धिजीवियों का क्या रोल था, यह भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावे वहाँ पर वाइमर साम्राज्य के अधीन जो येना विश्वविद्यालय था, वहाँ के विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की चेतना जगी और उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1815 ईस्वी में जर्मनी में विद्यार्थियों ने एक ब्रूसेनसेफ्ट नाम की संस्था बनाई। यह जो संस्था थी, यह राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए संस्था थी। लोगों में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी, और परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़े थे, वे आपस में एक होने के लिए ललायित होने लगे। अभी समय था, एक ऐसे व्यक्ति का भी आना इस मंच पर बाकी था जिसने जर्मनी का एकीकरण अपने रक्त और तलवार से किया। ब्लड एंड आयरन, लौ और तलवार से उसने जर्मनी का एकीकरण किया, और उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। उसकी चर्चा वो अभी मंच पर नहीं आया है, लेकिन अभी चूंकि वे जो जर्मनी के मंच पर आते हैं 1862 ईस्वी में, अभी वह समय नहीं आया था। मैं बता रहा हूँ 1815 ईस्वी की। इसी समय
फादर जॉन नाम के एक पादरी थे। इन्होंने तरुण आंदोलन चलाया। तरुण मतलब नौजवान, यानी जो नए नौजवान थे, युवा पीढ़ी थी, उनके लिए एक आंदोलन चलाया और इन्होंने राष्ट्रीय व्यायामशाला की स्थापना की, जिम की स्थापना की। तरुण आंदोलन, यह आंदोलन फादर जॉन के द्वारा चलाया गया था और राजकीय व्यायामशाला की स्थापना फादर जॉन ने की थी। वे लोगों को सशक्त बनाना चाहते थे, शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे और उनका कहना था कि जो शारीरिक रूप से मजबूत होगा वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी मजबूत होगा। और उसके अंदर वे तरुण आंदोलन के द्वारा देशभक्ति की बात, राष्ट्रीयता की बात भरते थे। तो फादर जॉन का भी बहुत बड़ा रोल था इस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। जो नौजवान, जो तरुण पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी थी, जो कभी राष्ट्रवाद की बात सोचती नहीं थी, उनको गोलबद्ध करने का काम फादर जॉन ने किया। लेकिन इसमें कुछ अड़चन भी था और वह अड़चन था मेटरनिक। जो जर्मनी के एकीकरण का जो बाधा था वह था मेटरनिक। 1815 ईस्वी में जिस समय नेपोलियन का वाटरलू के युद्ध में पराजय होता है, उसके बाद वियना कांग्रेस की इसने आयोजन किया। वियना कांग्रेस की स्थापना बुलाया गया। इस वियना कांग्रेस में फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया, इन्हीं लोगों का दबदबा रहा और मेटरनिक सर्वोपरि नेता के रूप में उस कांग्रेस में उभर कर आया। उस समय से लेकर जब तक वो ऑस्ट्रिया का भाग्य विधाता रहा 1848 ईस्वी तक, उसने यूरोप की राजनीति को अपने अनुसार चलाया। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन का युग 1815 में खत्म हो गया था और 1815 के बाद मेटरनिक का युग शुरू हुआ था। यह जासूसों के द्वारा अपने पदाधिकारी कर्मचारी के द्वारा विद्यार्थियों पर यूनिवर्सिटी में हर जगह नियंत्रण रखता था ताकि किसी भी प्रकार की राष्ट्रवाद की बात न हो, क्योंकि वियना कांग्रेस में जर्मनी का अधिकार मेटरनिक ने अपने हाथ में ले लिया था। अर्थात राष्ट्रवाद को बढ़ने में मेटरनिक पूरी तरह बाधक बन चुका था। हालांकि उसके पहले 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का खात्मा कर दिया था जर्मनी से, और वहाँ पर उसने अपना राइन संघ की स्थापना की थी। 39 प्रदेशों को मिलाकर नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की थी, राइन महासंघ, और पवित्र रोमन साम्राज्य को उसने खत्म कर दिया था। उसने बहुत से आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। उसने नेपोलियन कोड लागू किया उन प्रदेशों में, लेकिन शुरुआत में तो ठीक लगा, बाद में वहाँ की जनता थी वह नेपोलियन से त्रस्त हो गई और वह नेपोलियन के खिलाफ एकजुट होने लगी और वहाँ पर राष्ट्रीय चेतना की बात आगे बढ़ी। इसके अलावा हम देखेंगे कि मेटरनिक के काल में, जिस समय मेटरनिक जर्मनी में अपना सत्ता स्थापित कर चुका था वियना कांग्रेस के द्वारा, तो वहाँ पर कोयला और खनिज का काफ़ी विकास हुआ। वहाँ पर रेल बिछाए गए, रेलवे लाइन काफ़ी बिछी, अर्थात आर्थिक गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। और इन गतिविधियों के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का आना जाना होता था और आने जाने से आपस में संपर्क बढ़ा। लोग अपने पुरानी संस्कृति, अपने पुराने इतिहास को जाने समझे और उनमें जो वैमनस्य था, आपसी जो दूरी थी, वह एकजुट होने लगे। तो एक आर्थिक कारण जो था, आर्थिक तत्व, यह भी एकीकरण में कुछ रोल अदा किया था। प्रसा ने क्या किया कि 1834 ईस्वी में इसने जोलवराइन संघ की स्थापना की। जोलवराइन शुल्क संघ,
यह जो था, जो शुल्क संघ, इसमें इसने व्यवस्था की कि एक प्रकार का शुल्क लगेगा, किसी भी राज्य से आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं। अलग अलग राज्यों का अलग अलग संघ नहीं था। इससे व्यापारियों को काफ़ी फायदा हुआ और 1844 ईस्वी तक, यानी मात्र 10 साल के अंदर, ऑस्ट्रिया समेत कई देश, कई राज्य इस जोल्बराइन शुल्क संघ के सदस्य हो गए। अर्थात जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो रहा था। इस जोल्बराइन शुल्क संघ के चलते 1844 ईस्वी तक मात्र 10 साल के अंदर जर्मनी के जो छोटे छोटे प्रदेश थे वे सभी इस शुल्क संघ के सदस्य बन गए और ऑस्ट्रिया भी बन गया था। इसके बाद 1848 की क्रांति होती है फ्रांस में। 1848 की क्रांति का असर यह हुआ कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया, क्योंकि वहां भी क्रांति हो गई। अब मेटरनिख ऑस्ट्रिया में नहीं था। जब मेटरनिख ऑस्ट्रिया में नहीं था तो जर्मनी अपने को आज़ाद महसूस करने लगा और वहां के उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो राजतंत्र के समर्थक थे, उन लोगों ने चुनाव कराया और चुनाव कराकर उन लोगों ने सर्व जर्मन संसद की स्थापना की। सर्व जर्मन संसद की उन लोगों ने स्थापना की। उसमें 1848 ईस्वी के 1848 ईस्वी के मई महीने में इस संसद का गठन किया गया। इसमें इस संसद में 831 सदस्य निर्वाचित हुए चुनाव के द्वारा। गोर्गेन जो थे ये इसके नेता थे। इन्हीं की अध्यक्षता में इस संसद को बुलाया गया और वहां पर निर्णय हुआ कि प्रसा का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर, देखिए यहां पर बहुत ही विचित्र बात हुई थी। फ्रांस की क्रांति हो गई थी निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ और यहां पर संसद की स्थापना हो गई थी। ये चाहते तो वहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था ला सकते थे, लेकिन उदारवादियों ने वहां पर संवैधानिक राजतंत्र की बात की। इन लोगों ने फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो कि प्रसा का शासक था, इन लोगों ने उसको अपना शासक मनोनीत किया, नियुक्त किया कि आप हमारे जितने भी हम लोग हैं इसके आप शासक बनिए। फ्रेडरिक विलियम फोर यह ऑस्ट्रिया से भयभीत था। हालांकि ऑस्ट्रिया से मेटरनिख नहीं था, मेटरनिख भाग गया था, लेकिन इसे लगा कि अगर मैं इस सर्व जर्मन संसद का अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं, अगर मैं यहाँ का राजा बनता हूं, तो हमारी सीधी दुश्मनी ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से हो जाएगी। इसलिए इसने रिफ्यूज किया कि मैं आप लोगों का शासक नहीं बनूंगा। दूसरा कारण था कि फ्रेडरिक विलियम फोर यह चुने हुए संसदों के अधीन काम करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सर्व जर्मन संसद में जो 831 चुने हुए संसद में गए थे व्यक्ति, यही लोग शासन चलाते और राजा इनकी बात को मानने के लिए बाध्य होता, क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र की यही व्यवस्था है। इन्हीं दो कारणों से फ्रेडरिक विलियम फोर तैयार नहीं हुआ। 1849 ईस्वी से लेकर 1860 ईस्वी तक, यानी जिस समय यह सर्व जर्मन संसद की स्थापना की गई और जब इसने रिफ्यूज किया तो इस संसद को भंग कर दिया गया, छोड़ दिया गया कि जैसे ही जर्मनी जिस प्रकार चल रहा है उस प्रकार चलेगा। लोगों का यह प्रयास विफल हो गया। अगर वहां पर फ्रेडरिक विलियम फोर तैयार हो जाता तो शायद जर्मनी का एकीकरण उसी समय हो जाता। उसके रिफ्यूजल के चलते 1860 ईस्वी तक वही स्थिति रही और ऑस्ट्रिया और प्रसा, जिसका शासक फ्रेडरिक विलियम फोर था, इन दोनों ने मिलकर वहां जो राष्ट्रवाद की बात बढ़ रही थी उसको उसने दबाने का प्रयास किया।
इतना ही नहीं, उस पीरियड में जर्मनी में दो प्रकार की विचारधाराएं काफी आगे बढ़ रही थी। एक राष्ट्रवाद की विचारधारा और दूसरी प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी विचारधारा। ये प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, यानी जो हमारा रूढ़िवादी उसी को कहते हैं कि जैसा है वैसा रहने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, हमारी पुरातन व्यवस्था ही चलेगी। तो इन लोगों ने 1860 ईस्वी तक अपने प्रभाव को जर्मनी पर बना कर रखा और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। उसके बाद फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु होती है और विलियम फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। और जब विलियम फर्स्ट गद्दी पर बैठता है तो उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार विलियम फर्स्ट और चांसलर बिस्मार्क ने मिलकर मात्र 10 साल के अंदर 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण जैसे 70 में हुआ था, ठीक उसके आसपास एक ही साल के आसपास जर्मनी का एकीकरण हो गया। और विश्व में दो ऐसे राष्ट्र उभरे, एक इटली और एक जर्मनी, जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों युद्धों में जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ है, इस इटली और जर्मनी का एक रोल रहा है। काफ़ी सशक्त देश होकर ये निकले। अब हम लोग विलियम फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि विलियम फर्स्ट ने किस प्रकार शासन चलाया और उसने बिस्मार्क को कैसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। बच्चों, अब हम लोग जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण जानेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वह जर्मनी में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी, क्या स्थितियां थी, वह कौन से कारण थे, वे कौन से सहायक तत्व थे या वह कौन से बाधक तत्व थे जो जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देना चाह रहे थे। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वह जर्मनी के एकीकरण का जो मुख्य चरण है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फ्रेडरिक विलियम फोर जो कि प्रसा का शासक था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसकी जगह पर विलियम फर्स्ट गद्दी पर बैठा। फ्रेडरिक विलियम फोर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1848 से लेकर 1860 ईस्वी तक उसने जर्मनी में होने वाले राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया। लेकिन यह विलियम फर्स्ट जो था, यह पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी व्यक्ति था। यह जर्मनी का एकीकरण एन केन प्रकारेण चाहता था। यह जानता था कि जर्मनी का एकीकरण अगर जब तक हम फ्रांस को या जब तक हम ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकते हैं तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। यह चीज इसके दिमाग में अंदर तक बैठ चुकी थी। तो ऑस्ट्रिया को और फ्रांस को हराने के लिए इसने अपनी सेना को मजबूत किया। यानी सबसे पहला काम इसने किया कि सैनिकीकरण किया। सेना में अधिक से अधिक लोगों की बहाली की, अपने हथियारों को आधुनिक ढंग से इसने सुसज्जित कराया और सेना को मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास किया। हालांकि इसके इस सैनिकीकरण का उसका विरोध होना शुरू हुआ। वहां पर उसका विरोध होने लगा क्योंकि उसके जो दरबार के लोग थे, जो उसके सलाहकार थे, वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का सैनिकीकरण किया जाए क्योंकि इससे फ्रांस और ऑस्ट्रिया ज्यादा विरोधी हो सकते थे। उसी समय रूस में और फ्रांस में राजदूत का काम कर चुका एक व्यक्ति था, ओटो वन बिस्मार्क, जो कि 1862 के पहले तक फ्रांस में और रूस में राजदूत का काम कर चुका था। वह व्यक्ति, उसकी नीति थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति थी। यह जितना खूंखार था विलियम फर्स्ट, उससे तिगुना खूंखार बिस्मार्क था। यह चाहता था कि जैसे हो, छल के द्वारा या बल के द्वारा, जैसे भी हो, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। और इस विचारधारा के कारण
1862 ईस्वी में विलियम फर्स्ट ने उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया। और जब वो प्रधानमंत्री बन गया बिस्मार्क, उसके बाद वह किसी का नहीं सुनता था। वह उग्र राष्ट्रवादियों के साथ था, वह विरोधियों के साथ था, वह जो कि उदारवादी थे उनका साथ था। सबका साथ लेकर वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। जिस प्रकार विलियम फर्स्ट किसी भी तरह येन केन प्रकारेण जर्मनी को एक सूत्र में बांधना चाहता था, बिस्मार्क भी उसी नीति को आगे बढ़ा रहा था। जिस सैनिकीकरण का विरोध उनके लोगों ने किया, विलियम फर्स्ट के दरबारियों ने, लोगों ने, बिस्मार्क बिना रुके सैनिकीकरण करना शुरू किया। कोई इसका विरोध नहीं कर सका। इसने कई प्रकार के आर्थिक सुधार भी किए, क्योंकि यह जानता था कि जब तक लोगों में आर्थिक प्रगति या उन्नति न होगी तब तक लोगों के इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को हम उनके अंदर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। गरीब व्यक्ति राष्ट्र की बात क्या सोचेगा? उसे दिन रात अपने ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए सोचने के लिए अपनी समस्याओं से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर बिस्मार्क ने ध्यान दिया, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाई और उसके बाद उसने सैनिक सुदृढ़ीकरण किया। बिस्मार्क भी जानता था कि अब उसका सामना ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों को अगर पराजित कर दिया जाए तो जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। और यह मौका आया। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे मात्र 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर 1871 में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कर दिखाया। 1864 ईस्वी में, यानी उसके प्रधानमंत्री बनने के मात्र 2 साल के बाद, डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ। (1864 ईस्वी में डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ और वह 2 प्रदेशों के चलते हुआ, सेल्सविक और होल्स्टीन। यह जर्मन प्रदेश थे, सेल्सविक और होल्स्टीन। बिस्मार्क का कहना था कि इन दोनों प्रदेशों पर जर्मन बोलने वाले लोग और जर्मन के रहने वाले लोग ही यहाँ पर अधिकांश मात्रा में रहते थे, अतः यह प्रदेश हमारा है। जो प्रदेश डेनमार्क के अधीन था, जो कि वियना के संधि के द्वारा उसको दे दिया गया था 1815 ईस्वी में। इसने ऑस्ट्रिया को तैयार किया और इसने ऑस्ट्रिया के साथ बात करके कहा कि हम लोग डेनमार्क पर आक्रमण करते हैं, एक हम ले लेंगे, एक तुम ले लो। और परिणाम यह हुआ कि डेनमार्क को पराजित करके सेल्सविक प्रसा ले लिया, यानी बिस्मार्क को मिला, और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। यहां पर ध्यान देना आप लोग दीजिए कि ये किस प्रकार धीरे धीरे बिस्मार्क प्रदेशों पर कब्जा कर रहा था। इसने ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन दे दिया और फिर 2 साल के बाद उसी होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया से छीनने का प्रयास किया। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस डेनमार्क के युद्ध में बिस्मार्क को सेल्सविक मिला और होल्स्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया को मिल गया। 1866 ईस्वी में फिर एक स्थिति आई और उसने फ्रांस को, रूस को और इंग्लैंड को, फ्रांस को, रूस को और ब्रिटेन, इंग्लैंड को, बिस्मार्क ने चतुराई से समझौता करके कहा कि हम अब युद्ध करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया से। आप लोग उस युद्ध में ऑस्ट्रिया की मदद नहीं करेंगे, या आप तटस्थ रहेंगे, या तो आप मेरी मदद कीजिए या फिर आप न्यूट्रल रहिए, युद्ध में भाग नहीं लीजिए। और ये तीनों तैयार हो गए, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये लोग तैयार हो गए। यह बिस्मार्क की सफल कूटनीति का एक और उदाहरण था। और सेडोवा का युद्ध हुआ।
1866 में जो सेडोवा एक जगह है वहाँ पर युद्ध हुआ, और उसी ऑस्ट्रिया से, जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, इस प्रदेश को बिस्मार्क ने उससे छीन लिया। यानी 2 साल पहले डेनमार्क पर कब्जा करने के लिए सेल्सविक पर इसने कूटनीति का सहारा लिया था और उसकी मदद से सेल्सविक पर अधिकार किया था, और फिर 2 साल के बाद फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की मदद से इनको तटस्थ रखकर इसने हॉलस्टीन पर अधिकार कर लिया और वह प्रदेश भी उसके अधीन आ गया। इसके बाद उसने 22 राज्यों का उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया। उत्तरी जर्मन महासंघ। ऑस्ट्रिया जो पराजित हो गया इस युद्ध में, सेडोवा के युद्ध में, उसके बाद वह बुरी तरह अपमानित महसूस करता था। अब वह जर्मनी में दखल देने की स्थिति में नहीं था। सिर्फ अब एक फ्रांस बच रहा था जिससे कि प्रदेश छीनना जरूरी था, और उसके पास दक्षिणी जर्मनी के 4 प्रदेश थे, और दक्षिणी जिसमें कि बवेरिया था, बाडेन था, ये सब जो प्रदेश थे दक्षिणी इटली के, अगर ये इटली है तो दक्षिण साइड के 4 प्रदेश अभी भी फ्रांस के जिम्मे थे, जिस पर कि कब्जा करना बिस्मार्क को बाकी था। वह मौके की तलाश में था। उस समय फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था। एक स्थिति ऐसी आई कि स्पेन में उत्तराधिकार का मुद्दा आया कि स्पेन में कौन राजा बनेगा। नेपोलियन तृतीय अपने व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाना वहां चाहता था जो फ्रांस का सपोर्टर हो, और बिस्मार्क प्रसा का जो शासक था वह दावेदारी पेश कर रहा था कि नहीं, मेरा व्यक्ति वहां का इस स्पेन का उत्तराधिकारी होगा। स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर फ्रांस से वह भिड़ना शुरू हुआ। यह एक बहाना खोज रहा था, वह फ्रांस से युद्ध करने का एक बहाना खोज रहा था। और उसके बाद प्रसा की दावेदारी, उधर फ्रांस की दावेदारी, स्पेन का उत्तराधिकार का प्रश्न, स्थिति बिगड़ती चली गई। और अंत में क्या हुआ कि सेडान में एक जगह है, सेडान में 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा, बिस्मार्क, इन दोनों की सेना आमने सामने थी। युद्ध हुआ। मुद्दा था स्पेन का उत्तराधिकार, और इसमें फ्रांस की पराजय हुई। 1870 ईस्वी में सेडान के युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ, नेपोलियन तृतीय पराजित हुआ, और इसको वह जो 4 जर्मनी के दक्षिण के प्रदेश थे, बाडेन, बवेरिया वगैरह, वह देना पड़ा जर्मनी को। अब जर्मनी के सामने जितने भी उसके प्रदेश थे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वे प्रदेश जो ऑस्ट्रिया के अधीन थे, वे प्रदेश जो फ्रांस के अधीन थे, वे सभी बिस्मार्क ने उन सभी पर कब्जा कर लिया। और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, और इस संधि के द्वारा इन फ्रांस के 4 प्रदेशों को कब्जा करके जर्मनी में मिला लिया गया। वर्साय के महल में, वर्साय का महल हम जानते हैं जो फ्रांस का बहुत बड़ा महल था, जहाँ की लुई 16वां रहा करता था। वर्साय के उसी शीश महल में बिस्मार्क को, जो बिस्मार्क था, उसके नेतृत्व में सम्राट विलियम प्रथम, जो कि प्रसा का सम्राट था, उसको वहाँ का सम्राट बनाया गया, काइजर बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से युद्ध करके बिस्मार्क ने जो भी प्रदेश बचे हुए थे उसका उसने एकीकरण किया, और जर्मनी को 1871 ईस्वी में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में यूरोप में लाया। हालांकि यही जर्मनी आगे चलकर विश्व युद्ध का एक कारण बना, क्योंकि यहीं पर हिटलर एक तानाशाह के रूप में जन्म लिया था, और उसने तानाशाही प्रवृत्ति यहाँ पर दिखलाई थी। जो भी रहा हो,
1870 और 1871, यह 2 साल ऐसा था जब इटली का एकीकरण हुआ और जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूरोप के मानचित्र पर 2 सशक्त देश के रूप में उभरे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। हम लोगों ने इसमें पूरे अध्याय में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांतियाँ पढ़ी, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। इसमें हम लोगों ने यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा, कैसे उस राष्ट्रवाद के कारण यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और कैसे यूनान स्वतंत्र हुआ। इसमें हम लोगों ने इटली का एकीकरण पढ़ा, इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। और इसमें अंत में हम लोगों ने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूरोप के जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी उसके तहत यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति, ये जितनी भी गतिविधियां थीं ये सभी 1871 तक संपूर्ण हो चुकी थी और जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में उभर चुका था। धन्यवाद। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे,
तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।